We await a response from the government of Nepal on this front. नेपाल और भारत के संबंधों के बारे में तो पूरा विश्व जानता है, लेकिन जब से नेपाल की कमान बालेन शाह ने संभाली है, तब से नेपाल का झुकाव भारत से कहीं ज्यादा चीन की तरफ बढ़ गया है। हाल ही में भारत की मदद करने पर नेपाल की ओर से एक बयान जारी हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि पिता की जगह मां नहीं ले सकती। ऐसे में यह बयान साफ जाहिर करता है कि नेपाल चीन के पाले में है। नेपाल में कुदरत ने ऐसी तबाही मचाई कि पूरा देश हिल गया। भोटेकोशी और त्रिशूली नदी में आई विनाशकारी बाढ़ ने गांवों, सड़कों, पुलों और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को तबाह कर दिया। सैकड़ों लोगों की मौत, 1,500 से ज्यादा लोग लापता। लेकिन इस महाविनाश के बीच नेपाल सरकार ने एक फैसले ने सबका ध्यान खींच लिया। भारत ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। चीन ने भी रेस्क्यू टीम भेजने की पेशकश की, लेकिन नेपाल ने कहा विदेशी रेस्क्यू टीम नहीं चाहिए। अब सवाल ये है, जब लोग मलबे में फंसे हैं, जब हजारों परिवार अपनों की तलाश कर रहे हैं, तो नेपाल ने भारत और चीन समेत दूसरे देशों की रेस्क्यू टीम को क्यों रोक दिया? और क्या इसके पीछे सिर्फ 2015 के भूकंप का अनुभव है, या इसके पीछे नेपाल की बदलती विदेश नीति और चीन के साथ बढ़ती रणनीतिक नजदीकी भी एक वजह है? और इस कहानी में जुड़ता है नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र यानी बालेन शाह का वो पुराना फैसला, जब उन्होंने अपने कार्यालय में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाया था। आइए पूरी कहानी समझते हैं। 26 अगस्त को नेपाल चीन सीमा के पास हिमालयी इलाके में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। भोटेकोशी नदी और उसके आसपास के इलाकों में पानी, मलबा और चट्टानों का ऐसा सैलाब आया कि कई इलाकों का संपर्क ही टूट गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक नेपाल में 500 से ज्यादा लोगों की मौत और 1,500 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। हजारों लोगों को बचाया जा चुका है और बड़ी संख्या में लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। हिमालयी इलाकों में ग्लेशियर या बर्फ चट्टान के खिसकने से बने मलबे और पानी के कारण एक अस्थायी झील बनी हुई है। इसके टूटने पर दोबारा बाढ़ का खतरा बना हुआ है। यानी नेपाल इस समय सिर्फ राहत नहीं, बल्कि एक और संभावित आपदा के खतरे से भी जूझ रहा है। यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। भारत ने अपनी एनडीआरएफ टीम भेजने की पेशकश की। चीन समेत अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों ने भी विशेषज्ञ टीमों की मदद का प्रस्ताव दिया, लेकिन नेपाल सरकार ने विदेशी सर्च एंड रेस्क्यू टीमों को जमीन पर काम करने की अनुमति नहीं दी। नेपाल का कहना है कि उसकी अपनी सेना, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां राहत और बचाव अभियान संभालने में सक्षम है। नेपाल सरकार के इस फैसले के पीछे सबसे बड़ा तर्क बताया जा रहा है 2015 का भूकंप। उस समय दुनिया के कई देशों की रेस्क्यू टीमें नेपाल पहुंची थी। बड़ी संख्या में विदेशी एजेंसियों के आने से राहत अभियान में तालमेल और कमांड को लेकर दिक्कतें पैदा हुई। इस बार नेपाल ने शुरुआत से ही एक केंद्रीकृत यानी कि वन डोर सिस्टम अपनाया है। यानी विदेशी देश मदद कर सकते हैं, पैसा और राहत सामग्री दे सकते हैं, लेकिन जमीन पर रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान नेपाली एजेंसियों के हाथों में रहेगी। और एक महत्वपूर्ण बात, नेपाल ने भारत की मदद को पूरी तरह नहीं ठुकराया है। भारत की तरफ से राहत सामग्री और दूसरी सहायता पहुंचाई जा रही है, लेकिन विदेशी रेस्क्यू टीम को जमीन पर उतरने की अनुमति नहीं दी गई है। तो फिर चीन वाला एंगल क्या है, ये भी हम आपको बताते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जिसे लेकर सोशल मीडिया पर राजनीतिक बहस तेज है। क्या नेपाल चीन के ज्यादा करीब जा रहा है? नेपाल की भौगोलिक स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ चीन का तिब्बत, और जिस इलाके में यह आपदा हुई है वह सीधे नेपाल चीन सीमा के बेहद करीब है। यही वजह है कि इस आपदा का असर सिर्फ नेपाल के अंदर नहीं, चीन के तिब्बत क्षेत्रों में भी भारी नुकसान हुआ है, और वहां भी मौतें और बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। चीन ने भी रेस्क्यू और राहत अभियान चलाया है, लेकिन इतना जरूर है कि नेपाल की राजनीति में चीन का रणनीतिक महत्व लगातार बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, ऊर्जा, व्यापार और हिमालयी कनेक्टिविटी, इन सभी क्षेत्रों में चीन नेपाल के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति बन चुका है। और दूसरी तरफ भारत के साथ नेपाल के रिश्ते ऐतिहासिक और बेहद गहरे होने के बावजूद सीमा विवाद, नक्शे और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों पर समय समय पर तनाव भी सामने आता रहा है। तो नेपाल की इस त्रासदी ने एक साथ कई सवाल खड़े कर दिए। एक तरफ भोटेकोशी की विनाशकारी बाढ़ है, दूसरी तरफ हजारों लोग अभी भी लापता हैं, तीसरी तरफ भारत, चीन और दूसरे देशों की मदद की पेशकश, और चौथी तरफ नेपाल का यह फैसला, रेस्क्यू हम खुद करेंगे। क्या यह फैसला सिर्फ 2015 के अनुभव से लिया गया है, या नेपाल अपनी संप्रभुता और सुरक्षा को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क हो गया है? और क्या बालेन शाह के नेतृत्व में नेपाल, भारत और चीन के बीच अपनी विदेश नीति का नया संतुलन तलाश रहा है?
एक बात साफ है, हिमालय में आई यह बाढ़ सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं, इसने नेपाल की कमजोर आपदा प्रबंधन व्यवस्था, भारत-नेपाल रिश्तों, चीन के बढ़ते प्रभाव और काठमांडू की बदलती रणनीतिक सोच, इन सभी को एक साथ बहस के केंद्र में ला दिया है। अब सबसे बड़ी प्राथमिकता राजनीति नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों को ढूंढना है जो इस वक्त भी लापता है। और यही इस पूरी त्रासदी का सबसे दर्दनाक सवाल है। क्या मलबे के नीचे दबे लोगों तक मदद समय पर पहुंच पाएगी?